ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। और आज सेकेंड ईयर एचडीपी के बच्चों के लिए गाइनोकोलॉजी में हमारा 20th चैप्टर 20वां और टॉपिक है। इसमें चैप्टर में डिटेल है, वो है जेर अपरा का रुक जाना। अपरा आपने पढ़ी हुई है जेर, और रुक जाना इसका जो है वो इसके कारण और इसके ट्रीटमेंट, इस तरह का हम इसमें डिटेलिंग जो है वो पढ़ेंगे। यस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इसको कहते हैं, आरओपी। अन्य नाम इसे रिटेंशन आफ्टर बर्थ भी कहते हैं, रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ ये भी कहते हैं, क्योंकि वो बाद में बच्चे के जन्म के बाद में आती है, आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। और रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। बच्चे के ऊपर जो आवरण था वो रिटेन हो गया, रह गया अंदर। परिभाषा प्राय प्रसव के बाद में 6 घंटों में जीर गिर जानी चाहिए। 8 भी चलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यदि प्रसव के बाद भी 8 से 12 घंटों में जेर प्लेसेंटा नहीं गिरता तो इस स्थिति को जेर रुकना अथवा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए निम्न जेर गिरने की प्रजनन अंगों की क्रिया को भी समझना होगा, जो आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। पता है आपको कौन सा इसका मैटरनल प्लेसेंटा है और कौन सा जो है वो फीटल प्लेसेंटा है। तो ये हमें इसके बाद में कॉटिलिडन्स व कोरंकल्स, ये भी आपको पढ़ाए हैं। कोरंकल्स और कॉटिलिडन्स मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको उसमें समझा दिए थे। तो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ कोरंकल्स एंड कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स से जैसे ये फंसे हुए होते हैं, कॉटिलिडन्स कोरंकल्स ये फंसे हुए होते हैं, तो ये अलग होने की प्रक्रिया अलग कैसे होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैटरनल प्लेसेंटा कौन सा होता है, तो अब आप देखिए, ये जो आप देखेंगे इस तरह से ये जो जुड़ाव है ये मैटरनल एंड फीटल दोनों का बना हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, माँ की गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम पर बटन की भांति आकृतियाँ, जो कॉटिलिडन है वो आकृतियाँ गाय में 80 से 140 औसतन 100 होती हैं, जिन्हें कॉटिलिडन्स कहते हैं। पहले तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है बच्चे का यूट्रस के अंदर से वो इस तरह की गांठें बनेंगी, और फिर क्या होगा, इस तरह की गांठों के अंदर जो है वो बच्चे का जो है, जो बच्चे का प्लेसेंटा बना है वो उसके जो इस तरह से फिंगर लाइक संरचना है वो इसके अंदर यूं गड़ जाएंगी, यूं फिक्स हो जाएंगी इसके अंदर। तो ये जो मदर की तरफ से जो एंडोमेट्रियम में जो बने गांठें टाइप, तो ये कॉटिलिडन्स हैं, जिन्हें कॉटिलिडन कहते हैं। इसी में उंगलियों की भांति की आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। जिन्हें विलाई, जो माँ के कॉटिलिडन में फंसी रहती हैं, अभी जो मैंने बताया, इन्हें कोरेंकल्स कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह का ये मान लीजिए बन गया, ये सॉफ्ट होता है। इधर से ये जो कोरेंकल्स हैं, यानी कि ये विलाई इस तरह से इसके अंदर यूं फंस जाएंगे, ये इस तरह से। ये जो है ये कोरेंकल्स, उन्हें कोरेंकल्स कहते हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व व ऑक्सीजन मिलती है तथा उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ को दिए जाते हैं। मादा पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न प्रक्रिया है। ये जो मैंने आपको इसकी डिटेल जो है
ये पीछे आपके अच्छी तरह से ये मैंने इसको आपको समझाया हुआ है मेरे इस लेक्चर में, प्लेसेंटा वाले में। आप इसको अच्छी तरह से, इसकी डिटेल को अच्छी तरह देखें। विद डायग्राम मैंने आपको ये दिया हुआ है, कौन सी विलाई हैं, कौन से जो है वो कोरंकल्स हैं, क्या क्या है ये आपको उसमें मैंने पूरी तरह से इसको बता रखा है। कॉटिलिडन्स क्या है और विलाई क्या है, कोरंकल्स क्या है, जिसमें गड्ढे और उभार, उन गड्ढों में उभार जो है फंस जाते हैं। तो ये मैंने पूरी डिटेल आपको प्लेसेंटा के अंदर डिटेलिंग जो आपको करवाई हुई है। मादा पशु में प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की निम्न प्रक्रिया है। एक तो मैकेनिकल है और एक एंजाइमल है और तीसरा है वो हार्मोनल है। 3 तरह की क्रियाएं जो संपन्न होती हैं जब ये प्लेसेंटा गिरता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के जन्म लेते ही गर्भाशय का रक्त संचरण सप्लाई यानी कि कम हो जाती है उसको, क्यों, अब जरूरत नहीं है उधर, जिससे कॉटिलिडन व कोरेंकल्स का आकार छोटा होने लगता है तथा उन दोनों का जुड़ाव भी ढीला पड़ने लगता है। वो इस तरह से कसे हुए होते हैं आपस में, तो क्योंकि साइज बड़ा होगा तो यूँ कसे रहेंगे। अब जैसे ही मान लो साइज धीरे धीरे कम होता है तो वो लूज पड़ते चले जाएंगे, लूज हो जाएंगे। माँ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर प्रसव के 48 घंटे बाद भी स्तर जो है वो बढ़ा रहता है, जिससे गर्भाशय का संकुचन होना जारी रहता है। गर्भाशय के अंदर जो जिस संकुचन ने, कंट्रैक्शन ने बच्चे को पुश करके बाहर निकाला ऑक्सीटोसिन के कारण, वो ऑक्सीटोसिन का स्तर जो 48 घंटे तक बना रहता है। तो वो उसके अंदर बच्चेदानी में वो संकुचन, कंट्रैक्शन कंटिन्यू रहता है। कॉटिलिडन्स द्वारा कोलेजिनेज, अंडरलाइन कर लेना इसको, नामक हार्मोन स्रावित होता है। कॉटिलिडन्स के द्वारा कोलेजिनेज एंजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, जो ये एंजाइम है, कोलेजिनेज है ना, इसलिए ये एंजाइम है कोलेजिनेज, नेज एंजाइम होता है भाई इसको, ये इसमें आप हार्मोन नहीं एंजाइम करें इसको। कॉटिलिडन द्वारा कोलेजिनेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो कोरेंकल्स व कॉटिलिडन्स के बीच के कोलेजन तत्वों को डिजोल्व कर देता है, जिससे उनका जुड़ाव ढीला हो जाता है। इन्हीं तीनों कारकों के कारण कोरेंकल्स व कॉटिलिडन अलग हो जाते हैं तथा गर्भाशय के संकुचन प्रक्रिया से जेर प्लेसेंटा बाहर गिर जाता है। इसको देखते हैं, लेकिन भाई ये तो नेज है, नेज कोलेजिनेज, तो ये एंजाइम ही है। हार्मोन वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही। हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन है और रक्त सप्लाई, ये 3 हो गए ना, ये एंजाइम आ गया, हार्मोन आ गया और ये आ गया, तीनों। ये कहीं लिखने में ऊपर नीचे हो गया ये एंजाइम। अब इसकी कारण क्या है रुकने के, आरोपी के रुकने के मुख्य कारण है कि इसमें मुख्य कारण जो है वो पहला है गर्भपात, अबॉर्शन। जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होता, जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होता अथवा जब मादा पशु में किन्हीं कारणों से गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भपात हो जाता है, तो आरोपी की स्थिति आ जाती है। इस गर्भपात के निम्न कारण हो सकते हैं। गर्भाशय में संक्रमण, कोई इन्फेक्शन हो, और इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्रुसेलो,
ब्रुसेलोसिस यानी कि ब्रुसेला अबॉर्टस, विब्रियो फीटस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, ट्राइकोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कलेक्सिया, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, यूरोजिनोजा, कोरिनी बैक्टीरियम, पायोजिन, स्टेफाइलोकोकस आदि जीवाणुओं के संक्रमण से ये इन्फेक्शन हो जाता है इसमें। उसके बाद में आता है यूट्राइन इनर्शिया। ये सारे के सारे जो हैं आप लोग फीटस के डेड होने में भी पढ़ चुके हो, अबॉर्शन में भी पढ़ चुके हो, और इसके बाद डिस्टोकिया में भी मैंने आपको बड़ा पढ़ा दिया। यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है? यूट्राइन इनर्शिया यूट्रस की टोन का कम हो जाना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता। जैसे भी मैंने बताया आपको कंट्रैक्शन चलता है, वो बिल्कुल नहीं रहता उस समय। तो जब दबाव बच्चे पे पड़ता नहीं, बच्चा बाहर नहीं आता, ये भी एक कारण है डिस्टोकिया का। गर्भाशय में किन्हीं कारणों से संकुचन का नहीं होना। पहला है हार्मोन की कमी, ऑक्सीटोसिन, ये मैंने आपको बता दिया। डिस्टोकिया ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस, ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस गर्भकाल का अधिक लंबा होना, गर्भ के समय कसरत का अभाव, आहार में कैल्शियम फास्फोरस की कमी, मल्टीपल बर्थ, साधारणतया गाय भैंस व घोड़ी एक ही बच्चा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे होने पर भी आरोपी हो जाता है। स्टिल बर्थ, ये ब्रीथ नहीं है, बर्थ है, ये BIRTH करो, ब्रीथ नहीं है, बर्थ है ये, BIRTH। मरा हुआ बच्चा, मृत जात। और कष्ट में प्रसव डिस्टोकिया, प्लेसेंटाइटिस, एंडोमेट्राइटिस। तो ये जो बीमारियां हैं, इनके कारण ये आरोपी हो जाता है, रुकावट आती है। अन्य कारण है मादा की अधिक उम्र का होना, सेक्स यानी कि नर बच्चा होने पर आरोपी की संभावना ज़्यादा होती है। प्रेरित प्रसव, इंड्यूस्ड डिलीवरी, टाइम से पहले इंड्यूस करना, यानी कोई हार्मोन देके किसी तरह से। किन्हीं कारणों से जब हार्मोन में औषधियों के आधार पर गर्भकाल से पूर्व प्रसव कराते हैं तो आरोपी की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। गर्भित पशु को यदि कैरोटीन आहार के रूप में नहीं देते, कैरोटीन विटामिन ए, तो भी आरोपी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए गांव में ब्याने से पहले जो है उसको तेल देते हैं कि भी अब इसको जो है वो तेल देना शुरू कर दो, रोज़ाना पाव के करीब या आध पाव के करीब, सुबह शाम घंटे में लगभग 2 किलो के करीब 2 महीने में या महीने भर में वो आराम से खिला देते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। घी वगैरह देते हैं, हरा ज़्यादा देते हैं। तो मौसम, बसंत मौसम जब पशु प्रसव करता है तो आरोपी के अधिक लक्षण होते हैं। कैरोटीन कैरेटीन एक ही बात है, कैरेटीन। नस्ल, ब्रीड, ये ब्रेड नहीं है, ब्रीड है, खाने वाली ब्रेड नहीं है, ब्रीड, BREED है। हॉल्स्टीन में आरोपी ज़्यादा देखा गया। आहार में विटामिन ए, ई व बी की कमी के कारण आरोपी होता है। अब ये चीज़ों की अगर नॉलेज है तो डेयरी के समय अगर कोई इस बात का ध्यान रखता है और यहाँ आप किसी को गाइड कर जाते हो ब्याने वाली, अब इसको ये चीज़ें देना भाई, तो विटामिन ए तो तेल है, घी है, उसमें आ गया। अब विटामिन ई व बी की कमी के कारण आरोपी रुकता है। बी इसमें खुद सिंथेसिस होता रहता है, तो हमें क्या देना चाहिए? काय से बनता है? रूमन में कोबाल्ट से बनता है, तो कॉपर और कोबाल्ट देते रहना चाहिए ताकि बी कम्प्लेक्स की कमी हो ही नहीं। विटामिन बी और ई जर्मिनेटेड जितने भी सीड हैं उन सब में विटामिन ई होता है, जिनको हम जर्मिनेट कर लेते हैं, तो वो भी साथ में खिलाना चाहिए।
डेयरी पशुओं अथवा बांध कर चराने वाले पशुओं तथा अधिक दूध देने वाली मादा पशु में आरओपी अधिक होती है, कसरत नहीं होती है, तो उसका टोन ढंग से होता ही नहीं है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मसल लूज होते हैं पेट के और के, जो जानवर जो है बाहर घूम के आते हैं तो उनके मसल स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स भी उस समय डिस्ट्रोफिया के समय काम आते हैं बाहर निकालने में। इसी तरह से इसको प्लेसेंटा के लिए भी काम आते हैं, अंदर से कंट्रैक्शन तो चलेगा। अकाल में आरओपी की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ये तो सही है, क्योंकि अकाल पड़ा, उसको कुछ खाने का ही नहीं मिला, तो सभी की चीज़ों की कमी आ जाएगी उसमें। अब है क्लिनिकल लक्षण, सिम्टम। पशु के गर्भपात, कष्टमय प्रसव अथवा साधारण प्रसव के 12 घंटे बाद भी प्लेसेंटा वल्वा से बाहर लटकता दिखाई देता है, जैसे इस डायग्राम में दे रहा है। आरओपी के 12 घंटे अंदर डिस्चार्ज में बदबू नहीं आती तथा प्लेसेंटा का रंग व आकार भी साधारण रहता है। यह नम, गीला, मॉइस्ट व चिकना ग्लिस्टनिंग रहता है। पशु की भूख व तापक्रम तथा पल्स साधारण नॉर्मल रहते हैं। 12 घंटे के बाद यह समस्या खड़ी करनी शुरू करता है। अब यह हालत गंभीर संक्रमण के कारण आती है। इसमें पशु निम्न प्रदर्शन करता है। लक्षण: एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, भूख का बंद हो जाना, एनोरेक्सिया, भूख का लगना ही नहीं, हाई टेम्परेचर एंड पल्स, रिड्यूस्ड मिल्क सिक्रीशन, बदबूदार प्लेसेंटा अपरा, डिसकलरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ क्या होगा, ये एक तो अभी हमने पढ़ा ना, ग्लिस्टनिंग नहीं रहेगा, चमकदार नहीं रहेगा, गीला नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा, तो इस तरह की अवस्था इनमें। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, कभी कभी जोर नहीं पड़ने से पशु बार बार, जेर नहीं पड़ने से पशु बार बार लगातार ताकत लगाता है, जिसमें पशु गर्भाशय का प्रोलैप्स भी हो सकता है। ये भी देखा गया है, अगर समय पे नहीं संभाला जाते तो यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फील्ड में आपको ये कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी, और इसका जो ट्रीटमेंट है आपको, ये तो आप पता लगा देगा, वही बता देगा जी 8 घंटा हो गया, जेर को नहीं पड़ी डॉक्टर जी, चालियो। ये कोई बात नहीं है जो आपने पीछे पढ़ी है सारी। अब असल में बात तो ये है कि हाउ यू विल हैंडल, हाउ यू विल ट्रीट, तो ये है इम्पॉर्टेंट, और ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, 2.5 नंबर या 5 नंबर का, क्योंकि जो फील्ड में काम आने वाली चीज़ें विशेष तौर से वो आपसे पूछी जाएंगी। एग्जामिनर जो है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, आपको कितना आता है फील्ड का। जेर प्लेसेंटा के कभी वजन नहीं बांधे, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। गांव में ऐसा करते हैं, देखा है मैंने, ईंट बांध देते हैं लोग। अब ईंट का वजन देख लो कितना होता है। और आम तौर से गांव में आपको पुराने जो जूते होते हैं ना, जूते, वो जूता तो बंधा हुआ मिलेगा पक्का जब आप जाओ। बोले जी ये किस लिए बांधा, बोले जी जोर उकेटा, वजन उकेटा जेर पड़ जाए। तो ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। आरओपी की स्थिति में 24 आवर्स के भीतर ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर उसके भीतर 24 घंटे के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 75 से 100 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर दे देते हैं तो काम सही है। 24 घंटे बाद इसका उपयोग निष्फल है, कोई कार्य नहीं करता, अर्थात इस अवधि के बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं लगाए। अमूमन 12 घंटे पर ही आपके पास लोग पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 18, क्योंकि अगर शाम को ब्याई मान लो वो 4 बजे तो वेट करेगा, तो अब सुबह 4 बजे तक 12 बज गए, 12 घंटे हो गए, उसके बाद में वो कहीं 8 बजे तक आप तक पहुंचता है, 7 बजे तक, 8-9 बजे तक।
तो देख लो 5 घंटे ये हो गए, 17-18 घंटे में अप्रोच कर लेता है वो। आजकल जानवर महंगे हैं और वो ऑनर जो है बड़ा इस बात मामले में बड़ा सतर्क रहता है। तो अगर आप इस दौरान पहुंचते हैं तो इंजेक्शन का ही काम ले लें, ऑक्सीटोसिन का, और वो तुरंत काम आपका करता है। पशु को आरपी की अवस्था में, आरओपी की अवस्था में एक्बॉलिक्स, मैंने आपको बताया था एक्बॉलिक्स वो ड्रग हैं, वो दवाइयाँ हैं जो यूट्रस के टोन को जो है बढ़ाएंगी, यूट्रस की सफाई करने के काम में लेते हैं। तो वो जो पिला देते हैं तो उसमें यूट्रस टोन बढ़ जाती है, तो अंदर जो मटेरियल है उसको बाहर फेंकता है। एक्बॉलिक्स जैसे यूट्रोटोन लिक्विड ये ज़्यादा चल रहा है, खूब चलता है। आयुर्वेदिक दोनों पाउडर भी आते हैं, यूट्रोफिट भी आता है, एनबोलोन के नाम से आता है, रिप्लेंटा आता है। इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मैलिएट 10 ml इंट्रामस्कुलर दें, ये भी, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि ये भी संकुचन पैदा करेगा गर्भाशय में तथा जेर बनने गर्भाशय में उपस्थित पदार्थ बाहर आ जाएं। ये तो था अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर कई बार क्या होता है कि इसके बाद में जेर को रखना सही नहीं है, तो वो खुद ही मालिक कहता है कि जी जेर जो है वो आप निकाल दो जी, टाइम बहुत हो गया। तब हाथ से आप कैसे जेर निकालेंगे? मैनुअल रिमूवल ऑफ आरओपी, हाथ से जेर का निकालना। जब औषधियों से जेर नहीं गिरे तभी जेर को हाथ से निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय में संक्रमण व चोट आदि लगने की संभावना है, इन्फेक्शन होने का और जख्म होने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। पशु को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें। 35, 33, 34 साल की नौकरी में कभी हमने तो कभी नहीं दिया, ना इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है ये काम आप प्रॉपर नहीं कर पाओ और एपिड्यूरल देते समय उसको पीछे की टांगों का पैरालाइसिस जरूर कर दोगे। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एपिड्यूरल जो है कोई एक्सपर्ट जो है डॉक्टर से ही लगेगा। यहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, सीख लिया तो अच्छी बात है, नहीं वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। आज तक मैंने अपनी सर्विस पूरी में कहीं मैंने एपिड्यूरल का यूज़ नहीं किया, सिवाय एक जगह जहाँ प्रोलैप्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा जोर जो है मार रही थी। हमें ये था कि ये फट जाएगा अगर हम इसको चढ़ाएंगे, तो उस समय हमने अवश्य इसका इस्तेमाल किया, वरना कभी नहीं मैंने लगाया। नोवोकेन 2%, लीडोकेन, जाइलोकेन ये 2% आती हैं, तो ये 5 से 7 ml जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। दाहिने हाथ से जेर के लटके हुए बारी भाग को पकड़कर हल्का सा खींचे रखें। नहीं, बाएं हाथ में पहले ये देखिए, बाएं हाथ में स्लीव पहनकर लुब्रिकेंट लगाकर उंगलियों का कोण जैसे पीढ़ी करते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है सब कुछ बनाते हुए, पशु को नियंत्रित करते हुए हाथ को वेजाइना में डालें, लुब्रिकेंट लगाया हुआ है तो। और दाहिने हाथ से उसका जेर का खिंचाव रखें और बाएं हाथ से जो आप क्या करेंगे, प्लेसेंटा के कोरेंकल्स व कोटिलिडन को हल्के हाथ से सावधानी पूर्वक एक एक करके विलाई को छुड़ाएं। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें क्या है, अगर आपने कोटिलिडन सी तोड़ दी है तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया ओनर का। तो आपको जो है कोटिलिडन्स नहीं किसी भी हालत में टूटने चाहिए। तो विलाई को हमने उनसे जो जुड़ी हुई हैं उनको हमने छुड़ाना है, विलाई को छुड़ाएंगे। मैंने
मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से जो कॉटिलिडन्स है उसके अंदर ये इस तरह से ये फंसी रहती है ये। तो हमने क्या इस कॉटिलिडन से इसको धीरे धीरे अंदर जो हाथ से ले जा कर के इनको दोनों को पकड़ना है और इसको धीरे धीरे इससे अलग करना है, खींचना है धीरे धीरे। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इस तरह से ये इस तरह से जो लगी हुई हैं इनको सबको धीरे धीरे एक एक से उतारना है। ये जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपको बता दिया है कि ये कितने हैं कॉटिलिडन्स, पीछे पढ़ लिया 70। सबसे तो नहीं हटाना पड़ता क्योंकि काफ़ियों से तो हट गया होता है, लेकिन आपने ये चेक करना है किस किस से नहीं हटा। जिस जिससे नहीं हटा वहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट के साथ में उसको वहाँ से हटाना होता है। और फिर जो है उधर जब आप इसको हल्का दाहिने हाथ से खिंचाव देते रहेंगे तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा क्योंकि लूज पड़ चुके होते हैं। और प्लेसेंटा को तोड़े नहीं, ये ध्यान रखना। ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जबकि इसके लिए मना जो है वो किया गया है। हाथ से प्लेसेंटा को निकालने के बाद उसमें 4 गोली 6 फ्यूरिया की 6 या लिक्सन उसमें डाल दें, पाउडर आता है ये, और उसको घोल के डालते हैं। सीफ्लॉक्स या स्टेलिन नहीं है, ये स्टैकलिन होती हैं। ये देखिए गलत है लिखा हुआ, स्टैकलिन है ये, स्टैकलिन बोलस है। स्टैकलिन STEC करो, इसमें C और लगाइए, CLIN, स्टैकलिन बोलस। ये भी बोलस आती हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे फ्यूरिया बोलस हैं, इनको भी मैं तो जैसे अभी तो ये रखी जाएंगी 6, बाद में ये घोल के भी इसको इंट्रायूट्राइन जो है वो डाल दी जाती हैं 5 दिन तक। एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, पेन किलर, क्योंकि एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन 3 से 5 दिन इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। 200 से 300 ml जो है सबकट या IV इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूटामेट, इसको इंट्रामस्कुलर कभी ना दें। अब इसमें एक कोलेजन थेरेपी और आ गई है। ये हमने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया। आपने पहले उसमें प्लेसेंटा वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था और पढ़ाया था, तो ये मैंने कभी इसको यूज़ नहीं लिया। तो ये इंजेक्शन कोलेजिनेज सोल्यूशन 2 लाख यूनिट प्लस 40 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्लस 40 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 1 लीटर स्टरलाइज्ड वाटर इंट्रा अम्बलाइकल आर्टरी में दे देते हैं। अम्बलाइकल आर्टरी, ये तो है तो देखो मुश्किल, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो कौन सी बात बड़ी है। लेकिन मैंने इसको कभी नहीं दिया। अम्बलाइकल आर्टरी को पहले आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर, फिर उसमें आपने क्या उसी में दिया है। अम्बलाइकल आर्टरी को पाने के लिए वजाइना में हाथ डालकर अम्बलाइकल आर्टरी को महसूस करें। वो तो है ही, फिर अगर महसूस करेंगे तभी पता चलेगा ना। यह एक पेंसिल के आकार की महसूस होती है, अथवा वेजाइनल स्पेकुलम से भी इसे वेजाइना में देखा जा सकता है। इसी में उक्त फ्लूइड को धीरे धीरे चढ़ा देना चाहिए। यह 80% आरोपी में प्रभावशील है, सुरक्षात्मक तथा इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं है। ये ट्रीटमेंट दिया है आपने तो लिखना है, अगर पूछा जाता है आप इसको याद भी करें, लेकिन कभी मैंने फील्ड में काम नहीं लिया। आरोपी के दुष्प्रभाव, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, प्रसव के बाद मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा जो हम पढ़ चुके हैं, आदि बीमारियां होने के कारण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूट्रस का इन्वोल्यूशन देरी से होता है। इन्वोल्यूशन बताया आपको क्या होता है। 2 ब्यांत के बीच की अवधि काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। तो ये आज हमने आरोपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को डिटेल से पढ़ा है। अब ये नेक्स्ट जो हम हमारा टॉपिक इसी में गर्भाशय का विस्थापन यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।